हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम लोग साउंड चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि इस साल भी 68 बीपीएससी में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस चैप्टर से और पहले भी पूछे जा चुके हैं, यानी कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि जो है वो क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ये जब ट्रेवल करता है तो ये इस तरह से ऐसे ऐसे जिगजैग वे में ट्रेवल करता है एक जगह से दूसरी जगह। जैसे यहाँ मान लीजिए कि एक आदमी है जो बोल रहा है और यहाँ दूसरा आदमी है जो सुन रहा है, तो हवाओं में ये इस तरह से टू एंड फ्रो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि आप लोग इससे याद रख सकते हैं, जैसे मैं याद रखती हूँ कि ध्वनि ध से होता है और अनुदैर्ध्य तरंग में भी ध है, यानी कि ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखिए, ध्वनि में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है उसका फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति। ठीक है, यानी कि अगर साउंड एक साइड से दूसरे साइड ट्रेवल कर रहा है तो वो कितना बार ऐसे 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 मुड़ रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकेंड में कितना बार मुड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे 3 तरह के साउंड होते हैं। एक होता है इंफ्रासोनिक यानी अवश्रव्य, दूसरा होता है श्रव्य और तीसरा होता है पराश्रव्य। देखिए बहुत सिंपल है ये। इंफ्रासोनिक, ऑडिबल और अल्ट्रासोनिक, इन तीनों में जो हम लोग आसानी से सुन पाते हैं वो होता है ऑडिबल। बोलते हैं ना कि एम आई ऑडिबल और नॉट, यानी मैं आपको सुनाई दे रही हूँ या नहीं, श्रव्य हूँ या नहीं। तो श्रव्य जो होता है वो हम लोग सुन पाते हैं, आसानी से सुन पाते हैं जिस साउंड को, वो होता है श्रव्य, ऑडिबल साउंड। ये होता है 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। हर्ज क्या है, एच जेड, ये फ्रिक्वेंसी का ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ज होता है। हर्ज भी लिख सकते हैं इसको, हर्ज या फिर एच जेड। ठीक है, आवृत्ति की ऐसा यूनिट होती है हर्ज। तो हम लोग कितना से कितना सुनते हैं, हम लोग 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। मैं जो बोल रही हूँ, मेरा जो साउंड है, इसका भी फ्रिक्वेंसी जो है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज। जो गाड़ी चलती है, ठीक है, टीवी में आवाज़ सुनते हैं, ये सारा कुछ का जो आवाज़ है वो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज होता है। और जो 20 हर्ज से कम हो तो उसको बोलते हैं अवश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक साउंड। अवश्रव्य जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ज से कम होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अवश्रव्य, बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी होता है। और ये प्रोड्यूस कैसे, जैसे जब अर्थक्वेक आता है, जब भूकंप आती है, तो आप लोग सुने होंगे धरती जो है उसमें से गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है ज़मीन के अंदर से, अगर आप लोग भयानक भूकंप कभी फील किए हों तो। ठीक है, या जब वेल मछली या एलिफेंट चिंघाड़ता है, तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे वॉल्केनो इरप्शन अगर होता है, ओशन में अगर वेव्स आती हैं, जैसे अगर कभी आप समुद्र के पास गए हो, वहाँ पे आपने वेव को सुना हो, वेव की आवाज़ को, ओशन तरंग की आवाज़ को। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें, जो बड़ी बड़ी चीज़ों से, जो बड़े बड़े स्रोत से जो साउंड निकलता है वो अवश्रव्य होता है। हम लोग इसको भी सुन पाते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, हम लोग इंफ्रासोनिक को भी सुन सकते हैं और ऑडिबल को भी सुन सकते हैं। श्रव्य और अवश्रव्य ये दोनों हमारे सुन सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ये वाला अवश्रव्य सुनाई नहीं भी दे सकता है। अगर बहुत कम फ्रीक्वेंसी पे भूकंप आया है तो सुनाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा आता है तो सुनाई देता है। तीसरा होता है अल्ट्रासोनिक यानी पराश्रव्य। पराश्रव्य का मतलब कि जब हम लोग पराश्रव्य यानी श्रव्य से परे, यानी कि हम लोग नहीं सुन सकते, वो हमारे सुनने की शक्ति से परे है, तो उसको बोलते हैं पराश्रव्य यानी अल्ट्रासोनिक। ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का साउंड जिसको हमारा कान डिटेक्ट नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कुछ जानवर हैं जो डिटेक्ट कर सकते हैं इसको, जैसे डॉग, कैट, रैट, बैट, मॉस्क्यूटो। ठीक है, ये लोग डिटेक्ट करते हैं। बैट यानी चमगादड़, वो तो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस भी करता है। अभी क्वेश्चन पूछा था कि बैट कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो अल्ट्रासोनिक। ठीक है, बैट जो है ये अंधा होता है चमगादड़, लेकिन फिर भी ये कैसे अपने जो इस सामने है पेड़ वगैरह इधर से उधर कैसे कूदता है, तो ये एक साउंड प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। और ये साउंड जाके टकरा के और वापस आता है, तो इसको पता चलता है यहाँ पे कुछ है, वहाँ जाके दौड़ उड़ के वहाँ चला जाता है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड यानी पराश्रव्य, जो हम लोग नहीं सुन सकते हैं। ज़्यादातर हम लोग क्या स्पेशली सुनेंगे, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज यानी कि ऑडिबल साउंड। ठीक है,
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यूज किस साउंड का अधिक है। और हम लोग ऑडिबल तो सुनते हैं, पर अल्ट्रासोनिक जो है ना उसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं अल्ट्रासोनिक के। ठीक है, देखिए यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव फॉर सेंडिंग सिग्नल्स। अगर कहीं सिग्नल भेजना है तो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग है। जैसे अभी बताएं कि मान लो कि यहाँ पे चमगादड़ है, ठीक है, ये चमगादड़ है बैट, और यहाँ पे कोई फल लटक रहा है फ्रूट, तो इसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे फ्रूट है? तो ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा, ठीक है, ये वेव छोड़ा और ये वेव यहाँ जाके टकरा के यहाँ आएगा वापस इसके पास, इसको ये कैप्चर करेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि इतनी दूरी पे, ठीक है, यहाँ जितना दूर में लौट के आया, तो इसको ये फॉर्मूला लगाएगा। कौन सा फॉर्मूला? वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। उस फॉर्मूला को लगा के इसको पता चल जाएगा कि इतना दूरी पे यहाँ पे कोई फल है, और ये उड़ के यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सिग्नल भेजता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सिग्नल, अल्ट्रासोनिक सिग्नल्स। जैसे अल्ट्रास फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ सी, ठीक है, सी के डेप्थ को नापने के लिए देखिए, अगर समुद्र की गहराई को नापना है तो भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। जैसे ये जहाज़ है, ठीक है, ये एक जहाज़ है, यहाँ पे समुद्र है, तो ये क्या किया, एक सिग्नल भेजा यहाँ पे, ठीक है, सिग्नल भेजा, और ये सिग्नल यहाँ से टकरा के वापस गया, वापस रिसीव किया, तो इसको पता चलेगा कि इतना दूरी पे जो है क्या है, समुद्र का क्या है, तल है, समुद्र तल जो है वो इतने डिस्टेंस पे है, ये इसको पता चल जाता है। तो इसको सोनार टेक्निक कहा जाता है, सोनार, लेकिन इसको अल्ट्रासोनिक के नाम से ही ये सोनार हुआ है, ठीक है। अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग यहाँ पे करते हैं समुद्र की गहराई को नापने के लिए। फॉर क्लीनिंग क्लॉथ्स, एरोप्लेन और घड़ी के भी मशीन पार्ट में इसका प्रयोग होता है अल्ट्रासोनिक वेव का। इन स्टेरिलाइजिंग ऑफ लिक्विड, स्टेरिलाइजिंग का मतलब होता है कि कोई लिक्विड बहुत ज़्यादा गंदा है, तो जैसे कि मान लो स्विमिंग पूल है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया बहुत दिन से, तो वहाँ अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करके उसको साफ़ किया जा सकता है, ठीक है। और अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी का नाम आप लोग सुनेंगे, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब जब बच्चा पेट में होता है तो उसको कंप्यूटर पे लोग देखता है कि कैसे कैसे हिल रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो उसमें भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि ज़्यादा आप लोग देखेंगे कि जो एप्लीकेशन यानी यूज है वो अल्ट्रासोनिक का है, पर इंसान ज़्यादा अच्छा से सुनता है ऑडिबल को, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, अल्ट्रासोनिक 20,000 से ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, कि कितना घना है कोई चीज़। जैसे अगर हम कहें कि रुई, मान लीजिए कॉटन है, रुई है, और लोहा है, तो किसका डेंसिटी अधिक है? लोहा की डेंसिटी अधिक है, रुई का कम है, तो लोहा का जो साउंड होगा वो ज़्यादा होगा। लोहा को बजाइए, रुई को बजाइए, लोहा का साउंड ज़्यादा होगा। तो साउंड जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा चीज़ कितना घना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो इसीलिए जो सॉलिड चीज़ होता है उसमें स्पीड ऑफ साउंड अधिक होगा, और जो पानी होगा, पानी को बजा के देखिए क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होगा। और गैस है तो उसमें स्पीड ऑफ साउंड और भी कम होगा। सबसे कम होगा स्पीड ऑफ साउंड गैस में, और सबसे ज़्यादा किस में होगा? सॉलिड, ठोस में, ठीक है। व्हेन साउंड ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, जब साउंड एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जैसे मान लीजिए कि हवा से निकल के ग्लास में गया अगर, शीशा की तरफ, तो फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता। ऐसा ही हम लोग लाइट का भी पढ़े थे कि सब बदलता है पर आवृत्ति नहीं बदलती, फ्रिक्वेंसी नहीं बदलता है। उसी प्रकार से साउंड में भी सब चेंज होगा बट फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगा। और साउंड का कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर मेनली क्या होता है? फ्रिक्वेंसी, ठीक है, फ्रिक्वेंसी, साउंड की फ्रिक्वेंसी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की स्पीड भी बढ़ जाती है। गर्मी में साउंड का स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ाने से साउंड का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। याद रखिए ये चीज़, इस पॉइंट को। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, कुछ लोग जो आवाज़ निकालते हैं, लोगों की आवाज़, जानवरों की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आवाज़ का, ध्वनि का? पहला है तीव्रता। कुछ का साउंड बहुत लाउड होता है और कुछ का साउंड एकदम धीमा। जैसे गाना आपके एकदम पास बज रहा है तो लाउड बजता है, डीजे लाउड बजता है, ठीक है। और कुछ साउंड दूर से अगर गाना की आवाज़ आ रहा है तो धीमा आता है, तो बोलते हैं कि फेंट, मतलब एकदम धीमा धीमा गाना बज रहा है। और पास में बज रहा है तो लाउड बजता है, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। किसी भी साउंड की इंटेंसिटी क्या है, कितनी है, यानी कि वो लाउड है या फिर फेंट है। और इसको नापते किस चीज़ में? डेसिबल में। साउंड की लाउडनेस को नापा जाता है डेसिबल में, याद रखना है। पूछता है कि साउंड को किस चीज़ में नापते हैं, तो डेसिबल में नापते हैं।
तो जितना ज़्यादा डेसिबल है यानी वो उतना ज़्यादा लाउड है, जितना कम डेसिबल है यानी कि कम लाउड है, फेंट है। ठीक है, समझ गया इंटेंसिटी। दूसरा होता है पीच। पीच का मतलब कि कोई साउंड जो है वो कितना शार्प है। ठीक है, शार्प और श्रिल सेम वर्ड हुआ। और कोई साउंड कितना डल है, डल या ग्रेव। ठीक है, जैसे कि लड़कियों की आवाज़ जो होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है, और लड़कियों में भी कोई कोई लड़की का आवाज़ और भी ज़्यादा शार्प होता है, जबकि बॉयज़ का आवाज़ जो होता है वो अलग होता है। अगर कभी कोई लड़का लड़की, मतलब आप लोग फ़ोन पे अगर आवाज़ सुनेंगे तो तुरंत पहचान जाएंगे लड़का का आवाज़ है कि लड़की का आवाज़ है। ठीक है, क्यों पहचान जाता है? क्योंकि लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, शार्प, और उसमें भी पर कोई कोई लड़की का आवाज़ होता है जो भारी होता है, तो बोलते हैं कि इसका आवाज़ एकदम लड़का जैसा है, तो यानी कि उसका आवाज़ क्या है, डल है, ग्रेव है। तो ये कैसे पता चलता है? पिच से। ठीक है, पिच, इसको बोलते हैं पिच। जैसे कि अगर बोलें कि मच्छर की आवाज़, तो मच्छर की आवाज़ क्या होती है? मच्छर का आवाज़ का पिच हाई होता है कि लो? तो बहुत हाई होता है। मच्छर का जो आवाज़ होता है उसका पिच बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए कान में एकदम तीर की तरह चुभता है ना। तो जिसका पिच हाई होगा वो एकदम तीर की तरह लगेगा। और पिच भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी हाई होगा उसका पिच भी हाई होगा और वो शार्प रहेगा। जिसका पिच हाई होता है वो शार्प होता है। गर्ल्स की आवाज़ का पिच हाई होता है और बॉयज़ का जो साउंड होता है उसका पिच लो होता है। ठीक है, हाई पिच होता है यानी कि बहुत शार्प। नेक्स्ट है क्वालिटी, साउंड की क्वालिटी। जैसे कि सेम पिच का आवाज़ है और सेम जो है दूरी से आ रहा है, सेम लाउडनेस है, लेकिन फिर भी किसी का क्वालिटी अच्छा होता है, किसी का, जैसे सिंगर लोग हैं तो उनकी आवाज़ की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है ना। इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि फ़ोन पे जब बात कर रहे हैं और हम जान नहीं रहे कि सामने में कौन है। ठीक है, पहले किसी से बात की है, लेकिन हम लोग किसी का भी आवाज़ को आसानी से पहचान जाते हैं। जैसे तुरंत कोई हेलो बोलेगा तो, और हमारा जान पहचान आदमी पहले बात हुआ है तो उसकी आवाज़ हम लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि आप बोल रहे हैं। यानी हर व्यक्ति का आवाज़ जो है वो चेंज है ना। हर व्यक्ति की आवाज़ अलग है और उसकी अपनी खुद की क्वालिटी है। ठीक है, ये होता है आवाज़ की क्वालिटी। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक होता है आवाज़ का पिच क्या है, हाई है या लो है, आवाज़ की क्वालिटी कैसी है, और आवाज़ का इंटेंसिटी कैसा है, यानी कि आवाज़ बहुत ज़ोर से आ रहा है, लाउडनेस है या फिर फेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईको। ईको क्या होता है? ईको आप लोग सब सुने होंगे कि ईको होता है। ईको का मतलब कि अगर आप किसी खाली रूम में चले जाएं और कुछ बोलेंगे तो आवाज़ गूंजेगा। अगर आप लोग पहाड़ पे चले जाएं और वहाँ कुछ चिल्लाएंगे तो आवाज़ लौट के वापस आएगा। टीवी सब में, फिल्मों में हम लोग ये सब चीज़ देख चुके हैं। ठीक है, इसको हिंदी में प्रतिध्वनि बोलते हैं। तो इको होने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर का होना चाहिए। ऐसा जैसे कि एक पहाड़ है, यहाँ पे आप खड़े हैं और दूसरा पहाड़ है, तो दोनों के बीच में मिनिमम 17 मीटर का दूरी होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ से बोले तो आवाज़ इस पहाड़ से टकरा के फिर वापस आए आपके कान में, है ना। तो ये होता है इको, आवाज़ टकरा के वापस आता है। इफेक्ट ऑफ साउंड ऑन ईयर इज़ 1/10 सेकेंड। यानी कि हम लोग, जैसे मैं बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपके कान पे मेरा जो बोला हुआ बात है उसका इफ़ेक्ट कितना देर तक रहता है? तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो 1/10 सेकेंड तक रहता है। किसी भी आवाज़ को हम लोग सुनते हैं, कोई गाड़ी की आवाज़ सुने, किसी भी चीज़ का आवाज़ सुने, तो उसका इफ़ेक्ट 1/10 सेकेंड तक ही रहता है। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड का 10वां हिस्सा। ड्यू टू रिफ्रैक्शन साउंड इज़ हर्ड एट लॉन्गर डिस्टेंस इन नाइट देन डे। देखिए, दिन में ज़्यादा दूर से आवाज़ सुनाई देता है कि रात में जब पूरी शांति रहती है तो दूर का आवाज़ भी कान में आता है। कहीं दूर शादी हो रहा है, ऐसा लगता है कि अरे कहीं दूर गाना बज रहा है ना। दूर दूर की आवाज़ जो है वो हमारे कानों तक आती है रात के टाइम पे। तो हम लोग को ऐसा लगता होगा कि रात में शांति रहता है इसीलिए आता है ऐसा आवाज़, पर ऐसा नहीं है। क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय रिफ्रैक्शन के कारण साउंड जो है वो दूर का आवाज़ भी पास तक सुनाई देता है। और इसमें थोड़ा सा वो चीज़ भी ऐड कर दीजिए कि रात को शांति रहती है, लेकिन एग्ज़ाम में क्या है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अपवर्तन के कारण जो है रात को दूर से आवाज़ सुनाई दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा है डोपलर्स इफेक्ट। डोपलर्स इफेक्ट क्या होता है? देखिए, व्हेन देयर इज़ रिलेटिव मोशन, मोशन माने जब मूवमेंट हो रहा हो बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जैसे मान लो कि कोई एम्बुलेंस है, ठीक है, एम्बुलेंस है, तो यहाँ पे बीच में एम्बुलेंस जो है, आप लोग आवाज़ सुने होंगे, एम्बुलेंस का ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता है, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, आप भी बाइक से जा रहे हैं मूवमेंट में और एम्बुलेंस भी आ रहा है, तो एम्बुलेंस का जो आवाज़ है, ठीक है, और आप
एम्बुलेंस की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, तो आप भी मूव कर रहे हैं और एम्बुलेंस भी मूव कर रहा है, दोनों के बीच में मोशन है। तो असली आवाज़ जो होगा एम्बुलेंस का वो आपको सुनाई नहीं देगा, बल्कि एक अलग आवाज़ सुनाई देगा। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी। जो आप सुन रहे हैं वो अलग है और जो बज रहा है वो अलग है, ठीक है। दोनों की फ्रिक्वेंसी में अंतर होता है। जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटता जाएगा, और जैसे जैसे आप एम्बुलेंस के पास आते जाएंगे फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड होता है ये डिफरेंट होता है देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड। इसी को बोलते हैं डोपलर्स इफेक्ट। बहुत सिंपल है कि जब दो चीज़ मूव कर रहा है और दोनों मोशन में है तो और दोनों एक साउंड रिलीज़ कर रहा है, तो जो एक्चुअल साउंड हर्ड होता है वो डिफरेंट होता है। जो साउंड हर्ड है वो डिफरेंट है, जो साउंड हम सुन पा रहे हैं वो अलग है देन द एक्चुअल साउंड। इट इज़ कॉल्ड डोपलर्स इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मैक नंबर क्या होता है। मैक नंबर का मतलब होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बाई स्पीड ऑफ साउंड। जैसे कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब मान लीजिए कि स्पीड ऑफ माई स्कूटी है ना, मान लेते हैं कि मेरी स्कूटी का स्पीड, और बाई साउंड का स्पीड। तो साउंड का स्पीड तो आप लोग को पता है, ठीक है। साउंड का होता है 343 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। साउंड का स्पीड जो है वो होता है 343 मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर लेता है साउंड। क्या आप एक सेकेंड में इतना मीटर ट्रेवल कर सकते हैं? 300 मीटर, लगभग 300 साढ़े 300 मीटर। तो आप लोग एक सेकेंड में, हमारा गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है ना। तो जब ये निकालते हैं कि स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बाय स्पीड ऑफ साउंड, तो इसको बोलते हैं मैक नंबर। और अगर ये एक से कम है तो इसको बोलेंगे सबसोनिक। मगर मतलब कि अगर हमारा जो गाड़ी है उसका स्पीड साउंड की स्पीड से कम है तो कहेंगे सबसोनिक। तो ये तो सही है, हमारा गाड़ी, हम चलते हैं, कुछ भी चीज़, पंखा चलता है, सब साउंड की स्पीड से कम में ही चलता है। साउंड का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है ना, एक सेकेंड में 300 साढ़े 300 मीटर, तो हमारा स्पीड तो इससे कम ही होता है बिल्कुल। तो हम लोग क्या है, सबसोनिक, इसको कहते हैं सबसोनिक, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ हो जो साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चले, जैसे फाइटर जेट्स, ठीक है। फाइटर जेट्स जिसमें फाइटर प्लेन्स होते हैं, जैसे कि तेजस, राफेल। फाइटर प्लेन जो होते हैं वो सुपरसोनिक स्पीड पे चलते हैं, यानी साउंड की स्पीड से ज़्यादा। अगर साउंड की स्पीड से ज़्यादा से चलेगा तो कहेंगे सुपरसोनिक, ठीक है। तो जब भी कोई चीज़ सुपरसोनिक स्पीड से अगर चल रहा है, समझिए मतलब कितना, वो साउंड से भी ज़्यादा तेज़ चल रहा है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, शॉक वेव। वो शॉक वेव्स क्रिएट करता है अपने आसपास। मतलब कि उस चीज़ से क्या होगा कि बिल्डिंग के शीशे टूट जाएंगे, बिल्डिंग डैमेज हो सकता है उसकी आवाज़ से। इतना तेज़ आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ स्पीड से वो चल रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक स्पीड। और अगर पानी में कोई बोट इतनी स्पीड से चलेगा तो वो बो वेव क्रिएट करेगा। हवा में चलेगा तो शॉक वेव, शॉक लग जाएगा। और पानी में क्रिएट करेगा तो बोलेंगे बो वेव, ठीक है। और अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो साउंड से 5 गुना स्पीड से चलता है, साउंड के स्पीड के 5 गुना से भी ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ऐसा मिसाइल रशिया बना लिया है, ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स, जो साउंड की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा तेज़ी से चलता है, ठीक है। तो हाइपरसोनिक। एक हो गया साउंड से भी कम स्पीड जो कि नॉर्मल होता है, उसको बोलते हैं सबसोनिक। साउंड से ज़्यादा हुआ तो सुपरसोनिक, और साउंड से भी बहुत ज़्यादा स्पीड, 5 गुना से ज़्यादा, तो हाइपरसोनिक, ठीक है। ये सब मैक नंबर है, इसको याद कर लीजिए। ये जब हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे उसमें सारा हमारा विमान वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सबका मैक नंबर पढ़ना पड़ता है कि मैक नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका मतलब कि वो साउंड की स्पीड से कितना तेज़ है, ठीक है। तो यहाँ हमारा क्या है, साउंड चैप्टर फिनिश। इतना से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है 67 में पूछा गया था। Which of the following wave are used to know the growth of fetus in the womb? ठीक है, womb growth of fetus। fetus का मतलब होता है भ्रूण। पेट में जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, उसका ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए कौन सा वेव का प्रयोग करते हैं? एक्सरे करवाते हैं जाके, कि माइक्रोवेव, अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रा वायलेट रेज। तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अभी हम लोग पढ़े थे कि अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करते हैं। अगर
गर्भ में देखना है कि जो बच्चा है वो कैसा है, उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को किस चीज़ में नापते हैं, हर्ट्ज, मीटर प्रति सेकेंड, रेडियन, वाट। ठीक है, किस चीज़ में नापते हैं आप लोग बताएंगे, आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे सबका जो भी क्वेश्चन है इसका। ठीक है, नंबरिंग देंगे 84 और उसका आंसर करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। साउंड वेव इन एयर, साउंड वेव जो है वो कौन सा वेव है, ट्रांसवर्स है, लॉन्गिट्यूडनल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है कि पोलराइज्ड है। इसका भी आंसर आप लोग करेंगे, 35 नंबर देगी। साउंड वेव कौन सा वेव है, ये क्वेश्चन 65 बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, देखिए ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना ईजी पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट कर दिया घुमा के कि व्हाट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, हर्ट्ज में किसको नापा जाता है, आप लोग बताइए। फ्रीक्वेंसी को, एनर्जी को, हीट को, क्वालिटी को, हर्ट्ज में किसको नापते हैं। वहाँ पे उल्टा पूछा था कि फ्रीक्वेंसी को का ऐसा यूनिट क्या होता है। बस यही उल्टा पुल्टा काम करता है बीपीएससी, और लोग सोचते हैं क्वेश्चन टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है 68 बीपीएससी में। देखिए श्रीलनेस ऑफ साउंड, अभी हम लोग बात किए थे, श्रीलनेस का मतलब क्या होता है, शार्प, जैसे गर्ल्स की आवाज़ होती है एकदम शार्प, कोई कोई लड़की का तो बहुत ज़्यादा पतला होता है, कोई कोई बॉयज़ का भी एकदम शार्प होता है, तो इसका मतलब शार्प आवाज़ है, श्रीलनेस। तो किससे पता चलेगा, हम लोग देखे थे कि पीच बोलते हैं इसको, और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आंसर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड नहीं, वेलोसिटी नहीं, आप लोग रहते तो वेवलेंथ को भी नहीं करके और ई में आंसर मार के आते, पर नहीं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होता है किसी भी चीज़ का वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ये हम लोग लाइट वाले चैप्टर में पढ़े थे कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ कम, वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी कम, यानी फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये होता है कि श्रीलनेस डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी इसी बार पूछा हुआ है। ठीक है, 68 में, बिफोर प्लेइंग द ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट, एक म्यूजिकल कंसर्ट होने वाला है, वहाँ ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक जो है वो अपने सितार का जो तार वगैरह होता है उसको एडजस्ट करता है। इससे वो क्या एडजस्ट करने की कोशिश करता है, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और बाकी डी और ई तो है ही है, मोर देन एबव और नन ऑफ द एबव। तो बताइए क्या आंसर होगा। बताए थे कि साउंड का मेनली सब कुछ डिपेंड क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ना, तो आंसर क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। और बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है उसका आंसरिंग आप लोग करेंगे कमेंट में, जो बाकी, ताकि दूसरे लोग भी उस आंसर को देखें कमेंट में और उनको भी पता चले कि हाँ ये आंसर है। तो ये करना चाहिए, ठीक है, दूसरों के हेल्प के लिए, ताकि सबको समझ में आ जाए कि यही इसका आंसर होगा। ठीक है, ये आप लोग कीजिए। ये हमारा आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट इसी प्रकार से हम लोग बाकी चैप्टर्स भी साइंस के सारे करेंगे और सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, ताकि आगे बीपीएससी में आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।